सहेली का मेकअप। काली सांवली पायल दरिया किनारे बैठी रो रही थी। भगवान जी, क्यों मेरा रंग इतना काला है? क्या काले रंग वालों को इस संसार में कोई वजूद नहीं है? हर कोई मुझसे नफरत करने लगा है। ऐसे दुख भरे जीवन से तो अच्छा है कि मैं इस दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूं। पायल के जीवन में ऐसे कौन से दुख हैं कि वो अपनी जान देने की बात कर रही है? क्या पायल सच में दरिया में कूदकर अपनी जान दे देगी? अब ये तो आगे पता चल पाएगा। उससे पहले हम चलते हैं पायल की जिंदगी के पिछले मोड़ पर। सारंगपुर गांव में पायल नाम की एक काली सांवली लड़की अपने गरीब माता पिता हरिया दामिनी के साथ एक छोटे से घर में रहती है। काले रंग की वजह से अब तक पायल की शादी नहीं हो रही थी। रिश्ते तो उसे कई आए, पर हर किसी ने रंग को देखकर पायल से रिश्ता करने से मना कर दिया था। एक दिन सवेरे पायल को उसी गांव में एक लड़के का रिश्ता आता है, पर काले रंग की वजह से वो रिश्ता भी होते होते रह जाता है। पता नहीं क्या लिखा है पायल के भाग्य में, ये रिश्ता भी हर रिश्ते की तरह ना कहकर चला गया। 30 साल की उम्र होने के बाद भी पायल अब तक हम पर बोझ बनकर बैठी है। पता नहीं कब इसकी शादी होगी। पिताजी, मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती है? आप क्यों बार बार यही बात कहते हो? पायल, तेरी उम्र की लड़कियां 2 से 3 बच्चों की माँ बन चुकी है और एक तू है, जवानी की उम्र चली जा रही है और अब तक तू हम पर बोझ बनकर बैठी है। एक तो गरीबी हद से ज्यादा, ऊपर से तेरी शादी की चिंता, उससे ज्यादा तंग आ चुका हूँ मैं तो। इतना कहकर हरिया अपने काम पर चला जाता है। हरिया उसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। हरिया बहुत गरीब था। रोज की तरह अपने पिता की जली पिटी बातें सुनकर पायल खूब रोने लगती है। तभी पायल की बचपन की 3 सहेलियां रिया, दिया, कोमल पायल के घर आती हैं। ये तीनों बहुत ही गोरी खूबसूरत थीं। क्या हुआ पायल? खुश नहीं रिया, माँ, मैं इन तीनों के साथ बाहर जा रही हूँ। चारों मिलकर एक पार्क में आते हैं। बहनों, मेरी ना शादी तय हो चुकी है। तुम्हें पता है, लड़का शहर में सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। क्या तेरी भी शादी तय हो गई? अरे मेरी भी शादी एक शहर के अमीर लड़के के साथ तय हो गई है। अरे ये तो कमाल हो गया, मेरी भी शादी तय हो चुकी है और यही बात बताने के लिए मैं तुम सबको यहाँ ले आई। पर देखो, यहाँ तो मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं। एक दूसरे की शादी की खबर सुनकर तीनों बहुत खुश होने लगती हैं। अरे पायल, तेरा भी रिश्ता तय हो गया है क्या कहीं? ये सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ पायल, तू रो क्यों रही है? क्या इस संसार में काले रंग वालों का कोई वजूद नहीं है? क्या काले रंग वाले लोग इंसान नहीं होते? मैं तुम तीनों से उम्र में बड़ी हूँ, पर मेरे काले रंग की वजह से कोई भी मुझसे शादी नहीं कर रहा। इतने रिश्ते आए मुझे, पर हर किसी ने मेरे रंग को देखकर मुझसे रिश्ता करने के लिए मना कर दिया। मेरे माता पिता मुझे बोझ समझने लगे हैं। क्या मुझे तुम्हारी तरह खुश रहने का अधिकार नहीं है? क्या मेरा काला रंग है तो मेरी शादी कभी नहीं होगी? मुझे भी अरमान है कि मेरी शादी हो। मैं भी अपने जीवन में खुश रहना चाहती हूँ। रिश्तों की नाज सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। मन तो कर रहा है कि मैं अपने इस जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। पायल रोते हुए वहां से चली जाती है। हमारी सहेली के जीवन में कितने दुख लिखे हैं, बेचारी कितनी परेशान है। कोमल, कहीं पायल टेंशन में कुछ कर ना ले अपने आप को। तभी तीनों दौड़ते हुए पायल के घर आते हैं, पर पायल वहां नहीं थी। तभी वो तीनों पायल को देखते देखते गांव के दरिया के पास आते हैं, जहां पायल जैसे ही दरिया में कूदने लगती है तभी तीनों उसे पकड़ लेते हैं और वो पायल को घर ले आते हैं। पागल हो गई है क्या पायल? ऐसे कोई अपनी जान देता है क्या? पायल, तू चिंता ना कर, अब हम तीनों सहेलियां तेरी शादी करवाएंगे। हमारी शादी से पहले तेरी शादी होगी। कोमल, दिया, चलो हम पायल के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर पायल के लिए एक लड़का देखने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी कोमल, रिया, दिया पायल के लिए उसी गांव में एक रमेश नाम के लड़के को देखते हैं और रमेश के परिवार वालों को पायल के बारे में बताते हैं। अच्छा, वो पायल गोरी तो है ना? हाँ, हमारी सहेली पायल बहुत गोरी खूबसूरत है। चलो अच्छा है, हम आज रात पायल को देखने उसके घर जाते हैं। अगर लड़की अच्छी रही तो रमेश और पायल की चटमंगनी पट ब्याह करवा देंगे। ये सुनकर कोमल, रिया, दिया बहुत खुश हो जाते हैं और वो वहाँ से पायल के घर आते हैं और पायल के माता पिता को वो सब बात बताते हैं। कोमल बेटा, तुमने झूठ क्यों कहा उनसे कि पायल का रंग गोरा है? अब जब वो रात को पायल को देखने आएंगे
तो पायल का काला रंग देखकर वो रिश्ता तोड़कर ही चले जाएंगे। चाची जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमने रमेश जी को पायल के काले रंग के बारे में सारी बात बता दी है। रमेश जी को पायल के रंग से कोई आपत्ति नहीं है। बस उन्होंने कहा कि हम पायल का ऐसा मेकअप करें कि पायल उनके माता पिता के सामने गोरी दिखे। बस एक बार शादी हो गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद तीनों पायल को अपने हाथों से मेकअप करने लगती हैं। उसे महंगे महंगे क्रीम लगाते हैं और शाम तक तीनों पायल का अच्छा मेकअप कर लेते हैं कि पायल का रंग गोरा दिखने लगता है। मेकअप की आड़ में पायल का काला रंग तो छुप चुका था। रात के समय रमेश अपने माता पिता के साथ पायल के घर आता है। पायल का गोरा रंग देखकर रमेश के माता पिता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और फिर 2 ही दिन बाद पायल रमेश की शादी हो जाती है। कोमल रिया दिया ने शादी पर भी पायल का ऐसा ही मेकअप किया था, जिसमें पायल गोरी दिखाई दे रही थी और वो मेकअप 4 से 5 दिन तक चेहरे पर बना रहता है। पायल अपने ससुराल में एक बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाने लगती है। घर के सारे काम करने लगी। 4 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रात में पायल रमेश के साथ अपने कमरे में थी। रमेश, मुझे लगता है अब हमें माँ जी ससुर जी को मेरे काले रंग के बारे में बता देना चाहिए। नहीं पायल, माँ बहुत गुस्सा हो जाएगी, वो तुम्हें घर से निकाल देगी। नहीं रमेश, मैं और ये बात नहीं छुपा सकती हूँ। मैं कल ही माँ जी को सारी सच्चाई बता दूंगी, फिर चाहे जो हो। अगले दिन सवेरे पायल अपने असली अवतार में कमरे से बाहर आती है। पायल का काला रंग देखकर सुजाता दर्पण के होश उड़ जाते हैं। पायल बहू, तेरा रंग इतना काला कैसे हो गया? माँ जी, मेरा रंग बचपन से ही काला है। क्या? पर तुम तो गोरी दिखती थी। ससुर जी, वो सब मेकअप का कमाल था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ससुर जी, मैंने अपनी सहेली और अपने माँ पिताजी के पहले ही कहा था कि ये सब मत करिए, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पर अब मैं आप लोगों को और अंधेरे में नहीं रखना चाहती। तभी पायल सुजाता दर्पण को सारे नाटक के बारे में सारी बात विस्तार से बताती है। क्या तुम लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला? तभी सुजाता पायल को मारते मारते घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मेरी बात तो सुनिए। तू चुप कर रमेश, इस कलौटी ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। चल निकल जा मेरे घर से बाहर, और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी मत आना यहाँ। तभी पायल रोते रोते अपने घर आती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। तभी कोमल रिया दिया भी वहाँ आ जाती है और ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सब मत करो। किसी के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। पायल, हमारी वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ है। अब हम ही सब ठीक करेंगे। तीनों सुजाता के घर आते हैं। चाची जी, माना कि हमने आपसे झूठ कहा था कि पायल गोरी है, पर इस खेल में हमारे साथ रमेश जी भी शामिल थे। उन्होंने ही हमें ये सब करने को कहा था। क्या? माँ, ये काला रंग गोरा रंग कुछ नहीं होता है। इंसान की सीरत मायने रखती है। आपने देखा नहीं पायल कितनी संस्कारी है, वो कितने अच्छे से हम सबका ख्याल रख रही थी, एक बहू होने का पूरा फर्ज निभा रही थी। माँ, पायल बहुत अच्छी लड़की है, उसे अपना लो माँ। हाँ चाची जी, हमारी सहेली ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। वो तो अपनी जान तक देने जा रही थी, पर आपके बेटे से शादी होने के बाद उसने फिर से जीना सीख लिया था। उसे माफ कर दो चाची जी। हाँ काकी जी, हमारी सहेली दिल की बड़ी साफ है। तीनों हाथ जोड़कर रो रो कर सुजाता से विनती करते हैं। सुजाता, मान जा, तेरा भी तो रंग कितना काला है, फिर भी मैंने तुझसे शादी की थी ना। अगर सोच, मैं भी उस समय तेरी जैसी ही सोच रखता तो आज तू इतने बड़े घर में नहीं रहती। ये काला गोरा कुछ नहीं होता सुजाता, पायल बहू बहुत अच्छी है। उसके बाद सबके कहने पर सुजाता पायल को अपने घर ले आती है और पायल के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? आपके बिना हमारा क्या होगा? मैं कैसे बच्चों को पालूंगी? आपके जाने से तो हम सब बेसहारा हो गए। रो मत बहू, भगवान सब ठीक करेगा। जहाँ वो एक तरफ सारे रास्ते बंद कर देता है, वहीं एक तरफ एक ऐसा रास्ता खोलता है जहाँ जाने से तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। हिम्मत मत हार। अगर तू हिम्मत हार गई तो तेरे बच्चों का क्या होगा? पिंकी और मिंकू की जिम्मेदारी अब तुझ पर है। अब तुझे ही उनका ख्याल रखना है। सेजल का पति अरुण जिस फैक्ट्री में काम करता था, उस फैक्ट्री में आग लगने की वजह से कई मजदूरों की मौत हो जाती है और उन्हीं मजदूरों में अरुण भी होता है। अरुण के जाने के बाद अब सेजल पूरी तरह से बेसहारा हो गई थी, लेकिन वो जानती थी
क्योंकि अब उसे ही अपने बच्चों को पालना है। इसीलिए सेजल कई जगह पर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सेजल को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। माँ, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, कुछ तो दो ना, भूख की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। बच्चों, अपनी माँ को माफ कर दो। तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि वो तुम्हें कुछ खिला सके। Everyone, This is Rampur. The Bata City Casuals Collection. Surprisingly Bata. कि घर में 2 दिन सिर्फ बासी रोटी ही रखी हुई है। कोई बात नहीं माँ, वो बासी रोटी ही हमें दे दो, हम नमक और मिर्च के साथ वो बासी रोटी खा लेंगे। मिंकू की बात सुन सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो 2 दिन की रखी हुई बासी रोटी को ही चूल्हे पर सेकती है और नमक मिर्च के साथ अपने बच्चों को खिला देती है। जहाँ एक तरफ भूख के मारे सेजल के दोनों बच्चे तड़प रहे थे और बासी रोटी को खा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमीर राधा के दोनों बच्चे प्रिया और रोहन हमेशा खाना खाने में नखरे दिखाते थे। नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी, मुझे चीज, बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए, मैं सिर्फ वही खाऊंगी। लेकिन बच्चों, रोज रोज बर्गर, पिज्जा खाना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है ये। मैंने आज तुम दोनों के लिए पालक पनीर बनाया है। देखो, देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है, एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें ये पसंद आएगा। माँ, हमने कहा ना, हमें ये सब नहीं खाना है, हमें हरी सब्जियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमें सिर्फ पिज्जा और बर्गर ही खाना है। राधा हमेशा अपने दोनों बच्चों को समझाती है, लेकिन राधा के दोनों बच्चे कभी भी उसकी बात नहीं मानते और हमेशा खाने खाने में नखरे दिखाते हैं। रोहन, प्रिया, आज भी तुम दोनों अपना लंच बचा कर ले आए, और ये क्या, प्लेट में भी तुम दोनों ने सारा का सारा खाना बचा दिया। सिर्फ 2 बाइट ही खाई है। तुम दोनों को मैंने कितनी बार कहा है कि खाने की बर्बादी मत किया करो। तुम जानते भी हो, जितने खाने की बर्बादी तुम दोनों करते हो, उतने खाने के लिए लोग कितना तरसते हैं। तुम सबको सब मिल रहा है, इसलिए तुम्हें इन चीजों की कद्र नहीं है। उन बच्चों से पूछो जिन्हें ये सब खाना नसीब नहीं होता है। फिर शुरू हो गया ना तेरा ये भाषण। तू क्यों मेरे पोता पोती के पीछे पड़ी रहती है? हमारे पास पैसों की क्या कमी है जो तू हमेशा इन्हें भाषण देती रहती है? अरे थोड़ा बहुत खाना बर्बाद हुआ भी तो क्या हुआ, खाना ही तो था। सिर्फ थोड़ा बहुत खाना बर्बाद नहीं हुआ है माँ जी, ये लोग रोज पूरा का पूरा लंच बॉक्स ऐसे ही ले आते हैं और घर में भी सारा का सारा खाना ऐसे ही बचा देते हैं। ये लोग खाने की आजकल बहुत ज्यादा बर्बादी कर रहे हैं। तू भी ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता। चलो बच्चों, तुम्हारी दादी तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलती है। वाओ, आइसक्रीम! दादी, आप इस दुनिया की बेस्ट दादी हो। सरला ने अपने दोनों पोता पोती को बहुत बिगाड़ रखा था, जिसके चलते प्रिया और रोहन अक्सर खाने को बर्बाद किया करते थे और हमेशा खाना खाने में नखरे दिखाते थे। जहाँ एक तरफ राधा के दोनों बच्चों को सब मिलने के बाद भी वो नखरे दिखाते हैं, वहीं एक तरफ सेजल के बच्चे खाना खाने के लिए तरस जाते हैं। क्या हुआ सेजल, कितने दिन हो गए तुझे और बच्चों को देखे हुए? अब तो तेरे बच्चे घर के बाहर भी नहीं निकलते हैं और ना ही खेलने आते हैं। शरीर में जान हो तो बच्चे खेलने के लिए कहीं बाहर जाएं। मैंने इतनी जगह कोशिश करी, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई काम ही नहीं मिला। काम न मिलने की वजह से मेरे दोनों बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। इसी के लिए तो आज मैं तेरे पास आई थी। वो हमारी पड़ोसन बिमला है ना, उसकी बहू आरती जिस बंगले में काम करती है, उसके बगल वाले बंगले में रहने वाले लोगों को एक नौकरानी चाहिए। अगर तू चाहे तो उस घर में नौकरानी का काम कर सकती है। अच्छी खासी तनख्वाह तुझे मिल जाएगी और तेरे बच्चे ढंग से 2 रोटी भी खा लेंगे। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उस बंगले में नौकरानी का काम जरूर करूंगी।
शांति के बताए हुए पते पर अगले दिन सेजल जाती है और ये किसी और का नहीं बल्कि राधा का ही बंगला होता है और सेजल को राधा के घर पर काम मिल जाता है। अरे तू इस बचे हुए खाने को इन बर्तनों में क्यों निकाल रही है? मालकिन, इतना सारा खाना बचा हुआ था, इसलिए मैं इन्हें इन बर्तनों में निकाल रही थी ताकि बाद में आप लोग इसे खा सकें। तूने क्या हम लोगों को अपनी तरह भिखारी समझ रखा है जो हम बचा कुचा खाना खाएंगे? हम सुबह की रोटी दोपहर में नहीं खाते और तू तो सुबह के बचे हुए खाने को रात में खाने की बात कर रही है। ये सारा का सारा खाना उठाकर बाहर फेंक दे। ये तो खाने की बर्बादी होगी, इतना सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। ये तो किसी गरीब के लिए 2 वक्त का खाना है। मुझे जुबान लड़ाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तेरी पहली गलती है, इसलिए तुझे माफ कर रही हूँ। आइंदा मैं जो कुछ भी बोलूं उसे चुपचाप से अपना सर हिलाकर मान लियो, वरना अगले दिन से तू इस घर में नहीं दिखेगी। सरला की बात सुनकर सेजल डर जाती है और खाना बाहर फेंकने जाती है, लेकिन इतने सारे खाने की बर्बादी देख सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खाने को फेंकने की बजाय बल्कि उसे अपने घर में ले जाती है और अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से खिलाती है। माँ, ये गोभी आलू की सब्जी तो बहुत अच्छी लग रही है और ये पराठे भी बहुत अच्छे हैं। मुझे कब से पराठे खाने का मन कर रहा था। माँ, आप रोज हमारे लिए ऐसा खाना लेकर आओगी ना? हाँ बच्चों, मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसा खाना लेकर आऊंगी। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। ये कहते हुए सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेजल ये जानती थी कि वो ये खाना कैसे लेकर आई थी। अपने बच्चों को दूसरे का बचा कुचा खाना खिलाते हुए सेजल की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन गरीबी और भूख की वजह से सेजल मजबूरन अपने बच्चों को खाना खिलाती है। अब अक्सर सेजल जहाँ काम करती थी वहाँ पर जब भी खाना बचता तो वो उस बचे हुए खाने को चुपके से ले आती और अपने बच्चों को ही खिलाती। ऐसे ही सेजल को करते करते पूरे 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सेजल रोज की तरह ही बचे हुए खाने को ले जाने के लिए पैक कर रही होती है कि तभी वहाँ सरला आ जाती है और उसे ये सब करते हुए देख लेती है। ये तू क्या कर रही है? तू खाने को चुरा रही है? तुझे शर्म नहीं आई? जिस घर में काम करती है उसी घर में चोरी कर रही है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। ये तो आप लोगों का बचा हुआ खाना था, इसीलिए मैंने सोचा बर्बाद करने से अच्छा है मैं इसे अपने बच्चों को खिला देती हूँ। बस बस, ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम जैसे गरीबों को। आपसे तो इस घर में काम नहीं करेगी। निकल जा मेरे घर से। इतना कहकर सरला सेजल का हाथ पकड़ती है और उसे घर से बाहर ले जाने लगती है कि तभी वहाँ राधा आ जाती है। ये आप क्या कर रही हैं? आप खाने की इतनी बर्बादी करती है। अगर ये गरीब उस खाने को बचाकर अपने बच्चों को खिलाएगी तो उसमें कौन सा जुर्म है? भगवान भी बस एक समय तक ही इन सब चीजों को बर्दाश्त करता है, जिसके बाद वो लोगों को उनके किए की सजा भी देता है। माँ जी सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। राधा की बात सुनकर सरला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सेजल से माफी मांगती है, जिसके बाद अब सरला खाने की बर्बादी करना पूरी तरह से छोड़ देती है और अपने पोता पोती को भी सुधारती है और सेजल को बचा कुचा खाना ले जाने से रोककर उसे ताजा बना हुआ खाना देती है।